अब परमाणु बम को, ये शकल है परमाणु बम का, इसको जमीन पे फोड़ेंगे तो उतना खतरनाक नहीं होता है, क्योंकि जैसे जमीन पे फोड़ेंगे ना, इससे निकलने वाली हानिकारक गैस, इससे निकलते सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आता है, परमाणु बम फटता है तो यहां पर इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ जाता है, इससे एक्सरे निकलने लगता है। और ये एक्सरे जो निकलता है लगभग 250 रोंटजन पे निकलता है। एक्सरे का मात्रक होता है रोंटजन, 250 रोंटजन पे एक्सरे निकल जाता है, जो बहुत खतरनाक होता है। हम लोग जो एक्सरे कराते हैं वो लगभग 6 रोंटजन 10 रोंटजन इस तरह से होता है, 250 रोंटजन पे कोई बचेगा नहीं, पूरा मांस फाड़ के निकल जाएगा। और इसके बाद इसमें से गामा रेज निकलती है, गामा रेज। अब ये गामा रेज जो होती है ये इतनी घातक होती है कि हमारी कोशिकाओं को मारने के लिए गामा रेज का यूज किया जाता है। बहुत हल्की मात्रा के गामा रेज का यूज जिस एरिया में कैंसर होता है उसे मारने के लिए किया जाता है कि कैंसर मर जाए, लेकिन इतना हाई पावर का इसमें से गामा रेज निकलता है कि पूरी शरीर मर जाती है यहाँ पे। तो ये दो ही खतरनाक रेडिएशन होती है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि ना हम लोग गामा रेज को देख सकते हैं, गामा रे भी हमें नहीं दिखाई दे सकता है, और ना ही हमें एक्सरे दिखाई दे सकता है, तो हमें दिखेगा ही नहीं, अचानक आर पार होकर मर जाएगा आदमी यहाँ पे। यही खतरनाक, जैसे कोरोना कहाँ हम लोग को दिखता था, अचानक किसी को हुआ कोरोना मर गया यहाँ पे, तो वही होता है यहाँ पे। अगर गामा रेज लग गया तो पता ही नहीं चलेगा वो क्या हो गया, और 10-15 दिन बाद, एक हफ्ता बाद आदमी मर जाता है। तो परमाणु बम एक तरह का विस्फोटक घातक नहीं होकर यह एक प्रकार का प्रदूषण है, जिसे नाभिकीय आपतन कहते हैं, न्यूक्लियर फॉलआउट कहते हैं। इस जमीन पे अगर पटका गया तो इसके जितने रेडिएशन है हानिकारक, उसी मोहल्ले में, घर द्वार गली कुची में भस जाएगा और दूर तक खतरनाक इसका असर नहीं जाएगा। इसलिए जब भी परमाणु बम को ड्रॉप किया जाता है तो इसमें एक डेटोनेटर लगाया जाता है, और वो डेटोनेटर हाइट को नापते रहता है, बैरोमीटर से सेट रहता है कि जब वो 600 मीटर की ऊंचाई पर शेष रहता है तो इसी ऊंचाई पे ब्लास्ट किया जाता है। कभी भी जमीन पे ले आके परमाणु बम को नहीं ब्लास्ट किया जाता है। तो जापान और हिरोशिमा पे भी जो गिरा था वो 600 मीटर की हाइट पे गिरा था, ताकि मैक्सिमम तबाही हो सके और उसका रेडिएशन पूरे चारों ओर फैल जाए, और इसका असर 30,000 साल तक रहता है। ये नहीं कि आज परमाणु बम फूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, इसका असर रहेगा 30,000 साल तक। बहुत बुरा असर रहता है, उस एरिया के जीन, जेनेटिक्स, सारी चीजों को चेंज कर देता है। अब इसी को बनाने में लगा हुआ है ईरान। अब इंटरनल खबर है कि ईरान ये बना चुका है। जैसे भारत भी परमाणु बम बहुत पहले बना लिया था, लेकिन उचित समय नहीं आ रहा था परीक्षण करने की, पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं मिल रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी के समय तो पूरी तरह से पॉलिटिकल क्लियरेंस मिल गया। उसी तरह ईरान लगभग बना चुका है, और इसके बनाने में हेल्प किया है तो रूस ने हेल्प किया है, क्योंकि रूस को पता है कि अगर ईरान चला गया तो फिर रूस के लिए खुला समर्थन करने वाला कोई देश नहीं आएगा, क्योंकि भारत बैलेंस करके चलता है, चीन को दुनिया से मतलब ही नहीं है। तो ईरान और ये बैलेंस, इसको रखना जरूरी है। अब ये ईरान अगर परमाणु बम बना भी लिया है तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल है। अब इजराइल के पास आयरन डोम है, अगर ये मिसाइल में भर के मारेगा भी तो इजराइल मार के गिरा देगा। तो इजराइल की एक कमजोरी, वो हाइपरसोनिक मिसाइलों को नहीं मार पाता है। हाइपरसोनिक मिसाइलें बहुत तेज गति से चलती हैं, उसे मार नहीं पाता है। तो रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल भी थमा दिया है ईरान को। अब ईरान कैसे कंफर्म करे कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल सही में काम कर रहा है कि नहीं, या फिर इजराइल पे मारा और इजराइल उसे काउंटर कर पा रहा है कि नहीं। तो ईरान ने क्या किया, वही हाइपरसोनिक मिसाइल थमा दिया यमन के हूती विद्रोहियों के पास, और यमन के हूती विद्रोहियों ने यहां से चला दिया हाइपरसोनिक मिसाइल इजराइल पे, और इजराइल पे जाके गिर भी गया। अब समझो, उस मिसाइल में खतरनाक विस्फोटक नहीं है, तब ना इजराइल बच जा रहा है। अगर उसी में परमाणु बम भर दे और तब मार दे तो भैया तुम काउंटरे करके क्या करोगे, तो गिर गया वहां पर। तो ये बड़ी खतरनाक, इन दोनों देशों के बीच परमाणु हमला का डर है। यहाँ पे इजराइल के पास पहले से परमाणु है। हमारे लिए भी ईरान बहुत जरूरत की चीज है, हमारे लिए रूस भी जरूरत है। इंटरनेशनल रिलेशन में हमारा कोई नहीं होता है। जब हमारे ऊपर ताज होटल पे हमला हुआ, अजमल कसाब ने नंगा नाच करा दिया था मौत का वहां पर, और तबाही तबाही हो गई थी। आपको जान के ताज्जुब होगा, इजराइल ने अजमल कसाब को आतंकवाद की श्रेणी में नहीं डाला था। और वो डाला कब, इस साल डाला है, जब उसके यहाँ पड़ा है तब। 15 साल तक भारत ने, 16 साल तक रिक्वेस्ट किया कि भैया अजमल कसाब तो आतंकवादी है। तो इजराइल ने कहा कि भाई हम काहे को दुश्मनी ले पाकिस्तान के आतंकवादियों से। तो इंटरनेशनल रिलेशन में ये मायने नहीं रखता है ना कि सामने वाला क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, ये मायने रखता है। अब जान के ताज्जुब होगा, पूरी दुनिया अजमल कसाब को आतंकवादी मान रही थी, इजराइल नहीं मान रहा था, अभी माना है वहां पर। तो भारत भी हमास को, हिजबुल्ला को नहीं आतंकवादी संगठन में रखता है। भाई तुम हमारे लिए खड़े रहोगे तब तो हम तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन में हमेशा याद रखिएगा, ना कोई हमारा परमानेंट दोस्त, ना हमारा कोई परमानेंट दुश्मन। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो अमेरिका ने उन पर
ये गुजरात दंगों का एलिगेशन लगा के अमेरिका में घुसने पे प्रतिबंध लगाया था, कहा था वीजा ही नहीं देते हैं यहाँ पे। और जब प्रधानमंत्री बन गए तो यही अमेरिका पिज्जा खिला रहा है, ट्रंप बुला के हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप हो रहा है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में कभी भी गांठ नहीं बांधा जाता कि ये मेरा परमानेंट दोस्त है, परमानेंट दुश्मन है। ईरान का सबसे अच्छा अगर कोई दोस्त था तो खोमैनी से पहले इजराइल ही दोस्त था उसका सबसे अच्छा। ईरान का सबसे अच्छा कोई दोस्त था तो अमेरिका था उसका दोस्त, जब तक कि खोमैनी की सरकार नहीं आई थी यहाँ पर। 67 के दशक की बात है, तो 67 बीते 50 साल पहले की बात है। तो अब आप आजकल इंटरनेशनल रिलेशन 2 साल का इंटरनेशनल रिलेशन देख लेंगे तो उससे नीतियां बनती और बिगड़ती नहीं। 50 साल का एक लंबा अनुभव देखना पड़ता है, तब जाके नीतियां बनती है। हमारे लिए ईरान ज्यादा जरूरी है, रूस भी जरूरी है। अब ईरान रूस को क्या दे रहा है? ईरान सस्ते मात्रा में रूस को ड्रोन प्रोवाइड करा दे रहा है और बैलिस्टिक मिसाइल दे रहा है, क्योंकि ईरान के इंजीनियर एकदम सस्ता में मिसाइल बना लेते हैं, ड्रोन बना लेते हैं। अब ये ड्रोन से बौछार कर दे रहा है यूक्रेन में। तो इसराइल, रूस को भी फायदा है ईरान से, ईरान को भी फायदा है रूस से। अब यहाँ ईरान के हथियार को यूज कर रहा है ये यूक्रेन के खिलाफ, और ईरान रूस के द्वारा दिए गए हथियार को ईरान यूज कर रहा है इसराइल के खिलाफ। तो दोनों में म्यूचुअल दोस्ती है यहाँ पर। हालांकि अगर देखेंगे इसराइल को तो इसराइल बहुत ताकतवर है और उसकी खुफिया एजेंसी एकदम बेरहम की तरह मारती है। इसराइल अपने दुश्मनों के साथ कोई मर्सी नहीं करता है, और ये हकीकत है। इसराइल अगर कमजोर पड़ेगा तो इसराइल का कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। इसराइल को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन नहीं, युद्ध करना पड़ता है, वरना अरब देश उसे छोड़ेंगे नहीं। ये हकीकत है यहाँ पर। अरब देशों ने पिछली साल जो 7 अक्टूबर को घटना हुई, तुम हमला करो, इसराइल की सेना से लड़ो, पूरी सेना को मारो, कुछ भी करो, इससे कोई बहस नहीं पड़ती है। यार इसराइल में कोई बूढ़ा आदमी, कोई औरत, कोई फेस्टिवल मना रहा, उसको मार दिया हमास वाला। बदले में ये 1 साल से कंटिन्यू मार रहा है। अभी 1-2-4 दिन में 7 अक्टूबर आ जाएगा, पूरा का पूरा 1 साल हो जाएगा यहाँ पे। तो कहीं दोनों साइडों से मानवता का ध्यान रखा जाता है, किसी एक साइड से नहीं। युद्ध अगर सेना के, जैसे अजमल कसाब आया, हम लोग को इस बात से तकलीफ है कि तुम आतंकवादी के रूप में आके होटल में गोली चलाया। पाकिस्तान की सेना को खुला निमंत्रण देते हैं, युद्ध करना है आ जाओ, लड़ लो, युद्ध करना। युद्ध से कौन भागा है? 1971 में लड़े थे, 93,000 भागे थे, 99 में लड़े। तो बात यहाँ यह है कि सेना युद्ध करे और सेना सेना के बीच में सिविलियन की कैजुअलिटी ना हो। लेकिन युद्ध जब हो जाता है तो ये सब कुछ मायने नहीं रखता है यहाँ पे। तो इसराइल जो है अपने दुश्मनों को चुन चुन के निपटा रहा है। हमास के चीफ गए थे ईरान में दोस्ती करने के लिए, इनकी मृत्यु की गई थी नए प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पर, तो यहाँ से मारवा दिया उसको ईरान में। अब इसराइल अपने दुश्मन को ईरान की धरती पे मराया। वो इस होटल में वेट कर रहा था, इस होटल में। ऐसी कोनवा वाला कमरवा इनको बड़ी पसंद था कि बड़ी अच्छा व्यू आता है यहाँ, मारा मिसाइल धाए दे, इसी में बम रख दिया था। मिसाइल नहीं, पहले ही से बम रखवाया था। और इनको ना 3 बड़े कमरे थे यहाँ पर।